तृतीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आज हम भारत का भूगोल में पढ़ेंगे भारत में जल संसाधन, इसका प्रतिरूप क्या है, सिंचाई प्रतिरूप क्या है और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में भी समय रहा तो जानेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारा देश बहुत बड़ा देश है। यहाँ के अगर जल संसाधन की बात करें तो पहले राष्ट्रीय जल नीति जो हमारी है 2002 की, उसमें जो सतही जल है, जो धरातल का जल है और भूजल, इसके उपयुक्त और सतत उपयोग के लिए जल संसाधन विकास और इस प्रकार की प्रतिबद्धता दिखाई गई है। भारत में जल भंडार के मुख्य स्रोत हैं दो। पहला है धरातलीय अपवाह का जल, जिसे सतही जल कहा गया अभी, और दूसरा है भूमिगत जल। अब धरातल का जो जल है वो भी दो स्रोतों पर निर्भर हो गया। पहला है वर्षा का जल और दूसरा है हिम पिघलाव का जल, जो बर्फ के पिघलने से हमें मिलता है। भारत में कुल जल संसाधन का 75% भाग धरातलीय जल से ही मिलता है। और जल भंडार जो जिस रूप में हमारे पास है, देखिए, इसमें है पहले नंबर 1 गंगा का अपुहा क्षेत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र का अपुहा क्षेत्र, तीसरा दामोदर का अपुहा क्षेत्र, चौथा सिंधु का अपुहा क्षेत्र, पांचवा आंतरिक अपुहा क्षेत्र, छठा नर्मदा ताप्ती का अपुहा क्षेत्र, सातवां महानदी का अपुहा क्षेत्र। तो ये सब बड़ी बड़ी नदियां हैं हमारे देश की। आठवां है गोदावरी का अपुहा क्षेत्र, नौवां है कृष्णा अपुहा क्षेत्र, 10वां है पेन्नार का अपुहा क्षेत्र, 11वां है कावेरी का अपुहा क्षेत्र और 12वां है पश्चिमी अपुहा क्षेत्र और 13वां यानी लास्ट है वेंगई का अपुहा क्षेत्र। तो इस प्रकार से तो धरातलीय जल भंडार तो है नदियों के रूप में, तालाब के रूप में, झीलों के रूप में, पोखर के रूप में, नीची भूमि पर पानी जमा हो जाता है। इस प्रकार से तो कुछ नदियां तो हमारे यहाँ की सतत प्रवाहनी है, पूरे साल बहती है, 12 मासी नदियां हैं। और कुछ नदियां हमारी हैं मौसमी, जो बरसात के मौसम में तो बहती हैं और बाकी मौसम में हमें सूखी हुई मिलती हैं। तो जिन नदियों में पूरे साल पानी मिलता है वो क्या है कि गर्मी की मौसम में हिम पिघलती है पहाड़ों पर, उससे उसको लगातार पानी मिलता रहता है। तो ये पूरे साल बहती रहती हैं, सदा नीरा कहते हैं इन्हें। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनको बर्फ़ का पानी नहीं मिल पाता, तो वे बरसात के ऊपर ही निर्भर रहती हैं। तो जब बरसात नहीं होती तो वे सूखी हो जाती हैं। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो पूरे साल पानी में लबालब रहती हैं। जबकि अगर दक्षिण भारत को देखें तो वहाँ की जो नदियाँ हैं वे केवल मानसून के समय में वहाँ पर पानी मिलेगा हमें। बाकी समय में या तो बिल्कुल ही सूखा हुआ होगा या फिर बहुत कम मात्रा में जल हमें देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति उन इलाकों में हमें देखने के लिए मिलती है। हमारे देश में गंगा सबसे ज़्यादा जल प्रवाहित करने वाली नदी है, पवित्र नदी भी हम इसे मानते हैं। बरसात के अलावा इसे गंगोत्री का जो हिमनद है, ग्लेशियर है, उससे जल मिलता रहता है बर्फ़ के पिघलने के कारण। गोदावरी नदी का जल अपुहा क्षेत्र भी और जल की क्षमता गंगा के लगभग बराबर ही है। इसमें जो प्रमुख नदियां हैं कुछ फिर उसकी सहायक नदियां हैं। भारत में जो नदियां हैं उसमें उपभोग लायक जल संसाधन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके संतुलित उपयोग करने की आवश्यकता है। हमारे देश में पुनर्भरण योग्य जो जल संसाधन है वो 452.2 लाख हेक्टेयर
वार्षिक है। तो ये वैसे कम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आबादी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसके चलते जल संसाधन की जो उपलब्ध मात्रा है देश में 93.4% तो सिंचाई के काम में आ जाता है, 3.7% पीने के काम आता है, 1.2% उद्योग धंधों के काम आ रहा है, और 1.1% जो है वो पशुधन के उपयोग में काम आ रहा है। तो इस तरह से हम पानी का उपयोग कर रहे हैं हमारे देश में। खेती हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है जल का, उसमें काम आता है। अब इसका प्रबंधन का हिस्सा आता है, तो सरकार ने अपने तरीके से जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई हैं, और उसके चलते जल का बचाव भी होता है और सही तरीके से उसका उपयोग भी होता है। एक नदियों को जोड़ने की योजना भी बनाई गई है सरकार के द्वारा। अब बहुत खर्चीली योजना है वैसे, तो देखिए कब तक उसको धरातल पर आ पाती है। उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी कई स्तर के ऊपर, जैसे कोसी को मेथी नदी से जोड़ना, कोसी को घाघरा नदी से जोड़ना, गंडक को गंगा से, घाघरा को यमुना से, शारदा को यमुना से, इस तरीके से। तो ये सब योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए प्रयास था, लेकिन ये योजनाएं बहुत खर्चीली तो हैं। खर्चीले होने के चलते लंबे समय तक लेने वाली हैं, बहुत लंबा समय लेंगी, और साथ में बहुत ज़्यादा इसमें निवेश भी करना होगा। अब देखते हैं कि सिंचाई, जैसे सिंचाई की बात अभी आई थी कि सबसे ज़्यादा जल की खपत होती है जब सिंचाई की जाती है। तो बिना सिंचाई के तो फसल हो नहीं सकती। आप जानते हैं जल के बहुत सारे उपयोग हैं, और दुनिया में देखें तो 3.1% जल ही पीने के लायक है। बाकी 97% तो सागरों में, महासागरों में ये लवण युक्त है, नमकीन पानी है, इसको कोई पी नहीं सकता। और हमारे देश में जो कुल पेयजल का केवल 1% भाग है, इसी में से हम पीने के लिए बरतते हैं, इसी में से सिंचाई के लिए, इसी में उद्योग धंधों के लिए। हमारे देश में नदियों को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ये बहुत पवित्र नदियाँ मानी गई हैं। सिंचाई के आधार पर ही हमारे जो जनसंख्या आप जानते हैं बढ़ती जा रही है, तो अगर उसको पेट पालना है, उसका गुजर बसर करनी है, तो सिंचाई ज़रूरी है। अब आप जानते हैं कि जब हरित क्रांति हमारे देश में आई, तो उसने सबसे पहले कहा कि सिंचाई होनी ज़रूरी है। तो जगह जगह पर नहरें बनाई गई, इनके माध्यम से सिंचाई की तैयारियां की गई। सिंचाई की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, एक तो है कि जो बरसात है, बारिश है, वो अनिश्चित होती है। ये अपने निर्धारित जो समय इसका हम मानते हैं उस पर तो कभी आती ही नहीं, और कभी पहले भी आ जाती है, कभी देर से आती है। तो अब फसल की बुआई समय पर हो जाती है, तो अगर समय पर बरसात ना हो तो वो फसल ख़राब हो जाती है, देर से आए तो भी ख़राब हो जाती है, और ना आए तो बिल्कुल बहुत दिक्कत आती है। तो सिंचाई फिर से हमारे को आवश्यक हो जाती है। इसी तरह से दूसरा है वर्षा की अनियमितता। वर्षा जो है वो अनियमित है, कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ भी आ जाती है, और कभी बहुत कम होती है या नहीं आती तो सूखे की स्थिति हो जाती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि हर 50 साल में एक बड़ा अकाल आता है। 1981 की बाढ़ तो बहुत भयंकर थी, बहुत सारी बाढ़, लगभग बिहार में तो लगभग हर साल ही बाढ़ आती रहती है। कोसी नदी में देखेंगे आप, बाढ़ आती है। तो जो सूखा है, बाढ़ की स्थिति, दोनों तरफ ही हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ जाती है। अब
क्योंकि नमी ज़मीन को चाहिए। एक जो कारक दूसरा जो ज़रूरी है वो कि जल संसाधन क्षमता हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब सतही जल हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमें सिंचाई की ज़रूरत भी पड़ जाती है। जो शुष्क क्षेत्र हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ बिना सिंचाई के काम नहीं होता। फिर वर्षा का असमान वितरण। हालांकि हमारे देश में वर्षा का जो औसत है वो 100 सेंटीमीटर है, लेकिन वितरण देखिए आप, तो एक तरफ तो चेरापूंजी है, मासिन राम कहते हैं, वहाँ तो 1000 से लेकर 1300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। और दूसरी तरफ देखें तो प्रायद्वीपीय कर्नाटक के पूर्वी भाग में चले जाएं, तमिलनाडु के पश्चिम में चले जाएं, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि, इनमें 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। और हमारे अपने राज्य में अगर जैसलमेर चले जाएं तो भाई केवल 10 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा है। भारत में जो कृषिगत भूमि है उसमें केवल 30% भाग में ही बारिश ठीक ठाक होती है। बाकी जो 70% हिस्सा बचता है तो सिंचाई के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसी तरह से आगे देखें तो मानसून की वर्षा का अंतराल, कई बार बहुत लंबे लंबे गैप आ जाते हैं इसमें, तो फिर फसल को बचाना पड़ता है। फसल को बचाना है तो आपको इसमें सिंचाई करनी पड़ेगी। और फिर है कि वर्षा ऋतु की जो अवधि है वो निश्चित है कि भाई ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों में होगी। तो इन महीनों में तो मान लीजिए हो जाती है तो सिंचाई हो गई, खेतीबाड़ी का काम कर लिया। लेकिन इसके अलावा जो हमारे जो 8-9 महीने बच गए, इन महीनों में अगर कोई फसल लगानी हो वो कैसे लगाएं? तो फिर तो आपको सिंचाई की ज़रूरत पड़ गई। एक और कारक है, कुछ फसलें जो ज़्यादा पानी मांगती हैं। आप जानते हैं जैसे चावल है, गेहूँ, जौ, गन्ना, ज्वार, ये बहुत ज़्यादा पानी मांगती हैं। अब बरसात का पानी इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो सिंचाई आपको करनी पड़ेगी अगर ये फसलें आपको लेनी है तो। और ये जो फसलें, इनके केवल 12% भाग में ही सिंचाई है। तो इससे भी देख सकते हैं कि आप, मतलब हमारे यहाँ उत्पादकता भी घट जाती है इस वजह से। समय पर नहीं मिलती ना, तो उसके चलते बहुत नुकसान किसान को होता है। और एक जो महत्वपूर्ण, जो लास्ट में जो कारक हमें देखना चाहिए इसमें सिंचाई के लिए, तो खाद्य उत्पादन अगर बढ़ाना है तो भी हमें सिंचाई करनी चाहिए। देखिए हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उसका भरण पोषण अगर हमें करना है तो खाद्य उत्पादन बढ़ाना होगा, और खाद्य उत्पादन बढ़ाना होगा तो फिर हमें सिंचाई करनी ही होगी। हम वर्षा के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। हमारे देश में सिंचाई की जो क्षमता है वो 1951 में 22.6 मिलियन हेक्टेयर की थी, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 102.77 मिलियन हेक्टेयर हो गई, और 11वीं योजना में तो 123.3 मिलियन हेक्टेयर हो गई। तो ये बढ़ती जा रही है समय के साथ, और आवश्यकता है क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ पर अनाज की, खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ती जा रही है। तो हम किसी भी चीज़ को अगर इस प्रकार का समाधान चाहते हैं तो हमारे लिए सिंचाई ज़रूरी हो जाती है। अब देखिए इसका लाभ क्या है। उपजाऊ भूमि, तो उपजाऊ भूमि है, अगर सिंचाई भी मिल जाए तो क्या बात है, बहुत अच्छी फसल। फिर नियतवाही नदियाँ, पूरे साल बहने वाली नदियाँ हैं तो उसमें से आप सिंचाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में नहरों का जाल बना हुआ है और बहुत अच्छी खेती वहाँ पर होती है। मिट्टी को भी इससे, अब समतल मैदान है तो मैदान में आप सिंचाई का काम बड़ा आसान हो जाता है, नहरें निकालना बड़ा आसान है। अगर आप देखें पठारी इलाके में और पहाड़ के इलाके में तो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही महंगा होगा और फिर भी सफल भी नहीं होगा।
जल स्तर ऊंचा रहता है, सिंचाई जब की जाती है तो जो अब हम भूमिगत जल तो निकाल नहीं रहे, तो उसका स्तर बना रहता है या ऊंचा हो जाता है, क्योंकि पानी धीरे धीरे नीचे भी रमता रहता है। अच्छा, दक्षिण में जो पठार है वहाँ तालाब बनाए गए हैं, तो तालाब बना लिए गए तो क्या है कि उसमें जल नीचे तो जाता नहीं है, क्योंकि नीचे चट्टानें रहती हैं, और उन तालाबों से सिंचाई कर ली जाती है। तो ये भी अच्छा तरीका है सिंचाई के। अगर साधन देखें तो सबसे पहले आती है नहरें। ये भारत में सिंचाई का बहुत प्रमुख साधन है, और सिंचित भूमि का लगभग 32% नहरों के द्वारा ही सींचा जाता है। ज़्यादातर नहरें उत्तरी पश्चिमी भारत के उत्तरी मैदान में है, तो यहाँ पर क्योंकि मैदानी इलाका है, आसानी से नहरें बन जाती हैं। ढाल भी मंद है। दो तरह की नहरें हैं, नित्यवाही नहरें जो पूरे साल पानी से लबालब रहती हैं, तो जैसे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में इस तरह की नहरें हैं। और दूसरी होती है अनित्यवाही नहरें। तो इसमें क्या है कि इन नहरों को जब भी पानी मिलता है जब उस नदी में पानी होता है। तो अगर दक्षिण भारत में अगर नहरें बनी हुई हैं जो हमारे यहाँ पर, तो उसमें हम देखेंगे कि जब नदी में पानी आएगा तो बरसात में आएगा, तो बरसात के समय ही नहरों को भी पानी मिल पाता है। अब सबसे बड़ा राज्य है हमारा आबादी के लिहाज से देखें यूपी। यूपी में जो नहरें, थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तो है ऊपरी गंगा नहर, ये हरिद्वार से निकाली गई है। ये 1852-1854 में इसको तैयार किया गया था। ये नहीं बहुत पुरानी बात है, लगभग 160-70 साल पुरानी नहर है ये। इसकी लंबाई जो है 342 किलोमीटर, यानी बहुत लंबी है ये, और 1856 में तैयार हो गई थी। और बहुत सारी इसकी ब्रांचेज हैं, शाखाएं, जैसे देवबंद शाखा, इटावा शाखा, अनूप शहर शाखा, कानपुर शाखा और हाथरस शाखा। इससे 7 लाख हेक्टेयर भूभाग है उसको सींचा जाता है, बहुत बड़े इलाके को, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, इटावा, कानपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, इन सब ज़िलों में सिंचाई की जाती है। दूसरी नहर है निचली गंगा नहर। ये 1878 में तैयार हुई और ये नरोरा जगह है, वहाँ से निकाली गई है। इसकी जो लंबाई कुल मिलाकर के 8800 किलोमीटर है। इटावा, कानपुर, फतेहपुर इसकी शाखाएं, और मैनपुरी, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, एटा, कानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, इटावा, 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे होती है। तीसरी है शारदा नहर। अब बच्चों, ये जो नहर है ये भारत नेपाल की सीमा पर है। गोमती नदी को कहते हैं शारदा, इससे इसको निकाला गया है। 1928 में ये तैयार हो गई थी। और इससे तो देखो पीलीभीत, खीरी, बरेली, हरदोई, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, जौनपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इन सारे जनपदों में 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करते हैं। चौथी है पूर्वी यमुना नहर। ये सहारनपुर जिले के नौशेरा नामक जगह से यमुना नदी से निकाली गई है। शाहजहां ने कहते हैं इसको बनाया था। उसका काम तो 1831 में पूरा हुआ है। और इससे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ जिलों में 20 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन की सिंचाई इससे होती है। ये नहर दिल्ली तक यमुना नदी के साथ साथ आती है चलती हुई, उसके बाद फिर से ये नदी में ही मिल जाती है। आगरा नहर है 5वें नंबर पर। ये यमुना के दाएं किनारे से दिल्ली के पास ओखला नामक जगह है, वहाँ से 1857 में निकाली गई थी। इससे आगरा, मथुरा, भरतपुर और ये हरियाणा का गुड़गांव, इस तरह से 1.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई होती है। और अंत में है गंडक नहर। तो
ये यूपी बिहार की सीमा पर है गंडक नदी, और लोटन नामक जगह पर बांध बनाया गया है और गंडक से नहर निकाली गई है। इसकी 2 शाखाएं हैं, पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा। 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे की जाती है। अब हैं पंजाब की नहरें, तो पंजाब भी बड़ा महत्वपूर्ण है इस मामले में। एक है अपरबारी दोआब की नहर, ये पठानकोट के पास माधोपुर जगह है, वहाँ से निकाली गई है। 1849 से 1859 के बीच में ये तैयार हुई और अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में सिंचाई इससे होती है। फिर है भाखड़ा नहर, ये भाखड़ा नांगल योजना का ही हिस्सा है। सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर निकाली है, और ये इसका रास्ता देखिए रोपड़ पटियाला होता हुआ फिर ये हरियाणा में आ जाती है। इसमें हिसार, करनाल और रोपड़ में 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है इससे। फिर है बीकानेर नहर, तो फिरोजपुर में सतलुज से इसको निकाला गया है और राजस्थान के बीकानेर ज़िले को पानी देने के लिए इसे बनाया गया। फिर है व्यास योजना की नहर, तो व्यास नदी पर 116 मीटर ऊंचा पोंग बांध बनाया और वहाँ से नहरें निकाली गई। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई 17 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर की जाती है। फिर है नांगल बांध नहर, भाखड़ा नांगल परियोजना से सतलुज नदी पर नांगल के पास में ये बांध है। 1954 में ये तैयार हुई और इससे पंजाब के कई ज़िले, हरियाणा के कई ज़िले, कुल मिलाकर के 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई इससे होती है। तो इस प्रकार से नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है और जल संसाधन जो हमारे देश में उपलब्ध है उसका प्रबंधन और संरक्षण किया जाता है।